वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे ईडियम्स एंड फ्रेजेस। आपका जो वर्ड पावर का ही पार्ट है। इससे पहले हमने वोकैबुलरी डिस्कस की है, रूट वर्ड्स की वोकैबुलरी डिस्कस की है, उनका डिस्क्रिप्शन, उनका पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट एस्पेक्ट की तरफ, दैट इज योर ईडियम्स एंड फ्रेजेस। बिकॉज एग्जामिनर आपको पेपर्स में ईडियम्स एंड फ्रेजेस भी बहुत अच्छे से पूछता है एंड यू नीड टू नो। इतने डिफिकल्ट नहीं होते हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस, बट थोड़ा सा जो मीनिंग है वो आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से जो है वो एक ईडियम का या एक फ्रेजेस का जो है मीनिंग पुट अप किया जाता है, एंड दैट टू इन द सेंटेंस वेरिएशन। एक सेंटेंस में ईडियम का मीनिंग किस तरीके से आप अच्छे से कन्वे कर पाते हैं बच्चे, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। बिकॉज एग्जामिनर वोकैबुलरी में भी सेंटेंस डिमांड कर रहा था और आपका जो ईडियम्स है उसमें भी वो है सेंटेंस ही डिमांड करता है। सो द मेन कॉन्सेप्ट इज नोइंग द वर्ड, वोकैबुलरी, उसका मीनिंग, उसका सेंटेंस वेरिएशन, ये सब कुछ ही आपको प्रॉपरली समझने की जरूरत है। ठीक है, सो फर्स्ट मूव ऑन करते हैं। कुछ बेसिक ईडियम्स एंड फ्रेजेस हैं जो कि आपको मैक्सिमम जो है पेपर्स में पूछे भी जाते हैं, और इन्हीं ईडियम से जो है बाकी कुछ और ईडियम्स के मीनिंग भी जो है वो निकल के सामने आते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। ओके, द फर्स्ट वन इज अ स्टॉर्म इन अ टी कप। ठीक है, अ स्टॉर्म इन अ टी कप, तो आप बोल सकते हैं कि यार चाय की प्याली में जो है वो तूफान है। ठीक है, बट इस तरीके से इसका नहीं लेना है। अ लॉट ऑफ फस अबाउट अ ट्राइवल मैटर। ठीक है, मीन्स एक छोटी सी चीज को लेकर इतना बड़ा जो है कंफ्यूजन क्रिएट कर देना। ट्रैवल का मतलब होता है नॉट सो इम्पॉर्टेंट, अनइम्पॉर्टेंट बोला जा सकता है। ठीक है, अनइम्पॉर्टेंट बोला जा सकता है, ऑर्डिनरी मैटर बोला जा सकता है, लीस्ट इंपॉर्टेंट बोला जा सकता है। तो ट्राइबल मैटर का मतलब है कि वो चीजें, उस चीजों पे आर्गुमेंट करना, कुछ कन्वर्सेशन करना अनवांटेडली, जो इतनी इंपॉर्टेंस है ही नहीं, जिसकी इंपॉर्टेंस है ही नहीं। ठीक है ना, तो दैट इज अ स्टॉर्म इन अ टी कप। ठीक है, ओके, लेट्स टेक अप द सेंटेंस। The disagreement over the budget was just a storm in a teacup. It was resolved quickly. तो just it was a storm in a teacup मीन छोटा सा मैटर था, अनवांटेडली जो है वो जो बहस जो है वो हो रही थी, कन्वर्सेशन हो रही थी, आर्गुमेंट की जा रही थी, बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। ठीक है, तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखना कि आपको आपका जो ईडियम है बच्चे वो ही जो है वो एक ट्रिक प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से स्टेटमेंट वेरिएशन जो है वो आपने लेना है। हर एक ईडियम के अगेंस्ट में आपको मीनिंग पता होना चाहिए, देन ओनली यू कैन पुट अ ईडियम इन अ सेंटेंस वेरिएशन। ठीक है, सो दैट वाज योर फर्स्ट वन। आगे मूव ऑन करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज अ हॉट पोटैटो। ठीक है, हॉट पोटैटो बहुत सिंपल है। ठीक है, और सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है कि हॉट पोटैटो वर्ड है। दैट इज अ कंट्रोवर्शियल और डिफिकल्ट इशू। ठीक है, कोई कंट्रोवर्सी जो है वो चल रही है, कोई डिफिकल्ट इशू जो चल रहा है, दैट इज बीइंग कॉल्ड एज एन हॉट पोटैटो। हॉट टॉपिक बोला जा सकता है। दिस इज अ हॉट टॉपिक दैट इज गोइंग ऑन द हेडलाइंस और वॉट एवर यू कैन से इट। ठीक है, सो उस फॉर्म में भी लिया जा सकता है। The land acquisition bill is a hot potato that no politician wants to deal with it. Means इस टाइम पे बहुत ही गर्म जो है वो उस तरीके से बोला जा सकता है, बहुत ही हॉट टॉपिक चल रहा है, हॉट जो है कॉन्फ्लिक्ट जो है वो चल रहा है, बहुत ही डेली बेसिस पे कन्वर्सेशन जो है इसकी होती है, इसके ऊपर जो है वो बहस चल रही होती है, आर्ग्यूमेंट्स जो है वो चल रहे होते हैं। तो उस चीज़ को हमने क्या लिया है, हॉट पोटैटो के बेसिस पे लिया है। दैट इज कंट्रोवर्सी है या डिफिकल्ट इशू के ऊपर बात की जाती है। ठीक है, सो इट्स अ वेरी सिंपल ईडियम। ठीक है ना, इस तरीके से आप अपने स्टेटमेंट में इसको जो है वो पुट अप कर सकते हैं। लेकिन एक चीज का जरूर ध्यान रखना कि सेंटेंस वेरिएशन बहुत इजी भी होना चाहिए और आपका ईडियम का मीनिंग कन्वे कर रहा होना चाहिए, और ये नहीं कि आपका ये जो वर्ड है, आपका जो मेन प्रिंसिपल ईडियम है और उसका मीनिंग जो है बच्चे सेंटेंस में तो आपका ईडियम ही यूज होना चाहिए। कभी कभी बच्चे क्या कर बैठते हैं कि जो उसका मीनिंग होता है उसको सेंटेंस में यूज करते हैं, वो डिमांडेड नहीं होता है बच्चे। आपको मीनिंग नहीं यूज करना है। हाँ, मीनिंग जरूर आपको पता होना चाहिए, जो एग्जामिनर मांगता भी है। मीनिंग एंड सेंटेंस दोनों की डिमांड की जाती है, बट यूज जो सेंटेंस में किया जाता है वो ईडियम ही यूज किया जाता है, और आपका सेंटेंस बहुत अच्छे से कोरिलेट हो जाना चाहिए आपके ईडियम्स के साथ। ठीक है, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट के साथ। ओके, नेक्स्ट वन इज बिहाइंड द 8 बॉल। ठीक है, बिहाइंड द 8 बॉल, मे बी दिस इज न्यू फॉर यू ऑल। तो इन अ डिफिकल्ट और डिसएडवांटेजियस टाइप ऑफ पोजिशन। ठीक है, कोई ऐसी सिचुएशन है जो डिफिकल्ट है या आप लोगों के लिए बिल्कुल भी जो है वो राइटफुल सिचुएशन नहीं है, बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन है या बहुत ही डेंजरस टाइप की सिचुएशन है, उस तरीके से बोला गया है। दैट इज बिहाइंड द 8 बॉल। प्लीज ये वाला ईडियम थोड़ा ध्यान रखना, बिकॉज ये डायरेक्ट मीनिंग नहीं कन्वे कर रहा है। ठीक है ना, तो दैट इज अ डिफिकल्ट और एनी सॉर्ट ऑफ most disadvantageous type of position.
he found himself behind the 8 ball when his team failed to meet the डेडलाइन. यस एग्जैक्टली, यहाँ पर बहुत अच्छे से स्टेटमेंट ने ईडीएम को जो है वो प्रेजेंट किया है किस तरीके से कि मे बी आपको कोई जो है प्रोजेक्ट दिया जाए और उसकी डेडलाइन आपको प्रोवाइड जो है वो की गई है. ठीक है, अगर आप उस चीज़ को प्रोसीड नहीं कर पाते हैं, डेडलाइन के टाइम तक आपका प्रोजेक्ट अगर ओवर नहीं होता, तो हूसोएवर इज अ लीडर, टीम लीडर है, दैट पर्सन इज बिहाइंड द 8 बॉल. ठीक है ना, इट मीन्स उसको जो है कहीं से भी जो है वो अनवांटेड जो है सिचुएशन को हैंडल करना पड़ सकता है बिकॉज डेडलाइन जो है वो फुलफिल नहीं की गई है. सो इन दिस वे वी आर गोइंग टू से दैट बिहाइंड द 8 बॉल्स. ठीक है, ओके नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट की तरफ. ओके नेक्स्ट वन, ओके बर्न योर ब्रिजेस. यस प्लीज ये वाले ईडियम को ध्यान में रखते हुए चलना बिकॉज ये ईडियम आपको पूछा भी गया है पेपर्स में. ठीक है, बर्न योर ब्रिजेस का मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय वंस पाथ और अपॉर्चुनिटी यूजुअली थ्रू द बैड डिसीजन. होता है कभी कभी कि हम अपने ही पैरों पे जो है वो कुल्हाड़ी मार लेते हैं. ठीक है, वो एक सिंपल सी बात है, वो एक सिंपल हिंदी ईडियम है. यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है इस वाले ईडियम में कि कभी कभी आपको बच्चे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रोवाइड हो रही होती है, बट द थिंग इज या तो आप डिसीजन नहीं ले पाते या आपने जो डिसीजन लिया होता है उसको लेने में बहुत ज्यादा जो है टाइम लगा चुके हैं और वो जो आपके हाथ से अपॉर्चुनिटी क्या हो जाती है, मूव ऑन हो जाती है. तो दैट इज burn your bridges. ठीक है, so sentence is quitting without notice is a sure way to burn your bridges with the company. so unwantedly आप जो है अगर अपना किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी डिसीजन को लेने के लिए अगर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके सामने प्रेजेंट हुई है और आप उसको करने में बहुत ज़्यादा डिसीजन जो है टाइम टेकन जो है वो ले रहे हैं, दैट मीन्स यू आर जस्ट मिसिंग दैट टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी. दैट मीन्स ईडियम क्या है, बर्न योर ब्रिजेस. ठीक है, ओके टेकिंग अप द नेक्स्ट वन. बहुत ही सिंपल ईडियम्स हैं, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पेपर्स में इस तरीके के ईडियम्स पूछे जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वन, क्लचिंग एट द स्ट्रॉज. क्लचिंग एट द स्ट्रॉज का मतलब होता है टू फाइंड होप इन अ होपलेस सिचुएशन. होता है कि कभी कभी हम सोचते हैं कि यार देयर इज नो होप, बट स्टिल अ पर्सन, इफ द पर्सन इज मोटिवेटेड, अगर पर्सन मोटिवेटेड है, थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो रखता है, तो वो कहता है कि अगर इसमें होप नहीं है तो हो सकता है कि इस ना होप होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं एक होपलेस सिचुएशन में अगर होप मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है. होता है कि कभी कभी डार्क क्लाउड जो है वो सराउंड कर दिए जाते हैं, तो एक सिल्वर लाइनिंग जो है हमें नजर नहीं आ रही होती, बट स्टिल यू कैन वेट फॉर अ बेस्ट टाइम टू कम ऑन सो दैट कि एक जो ब्लैक क्लाउड्स हैं वहां से एक सिल्वर लाइन जरूर आपको नजर आए. कहते हैं ना कि यहाँ पर एक ईडियम को जोड़ा जा सकता है, हिंदी में कहावत बोली जाती है कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं. तो इट्स सेम थिंग, दैट इज क्लचिंग एट द स्ट्रॉज टू फाइंड अ होप इन अ होपलेस टाइप ऑफ सिचुएशन. ठीक है, हिज आर्गुमेंट्स वाज वीक एंड ही वाज क्लियरली क्लचिंग एट द स्ट्रॉज. उसके जो आर्गुमेंट्स थे बहुत ही वीक थे, तो वो जस्ट सोच रहा था कि हो सकता है कि जो उसने बात पुट अप की है वो कहीं से कहीं कोई ना कोई जो है उसको सही तो साबित करे. दैट इज clutching at the straws. So to find out hope in a hopeless type of situation. देखो कुछ ईडियम साथ में ही चलने वाले हैं, इनके कहीं कहीं पर क्या होता है बच्चे, मीनिंग जो है वो नियर बाय भी हो जाते हैं. ठीक है, दो तीन ईडियम जो है वो सेम पोजीशन को होल्ड कर लेते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वन, कटिंग द एजेस. ठीक है, कटिंग एजेस का मतलब होता है द लेटेस्ट और मोस्ट एडवांस्ड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट. ठीक है, कटिंग द एजेस है कि मीन्स यू आर जस्ट फॉलोइंग द एडवांस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इन एनी ऑफ द एस्पेक्ट. कहीं पर भी आप जो है बहुत ही लेटेस्ट टाइप की टेक्नोलॉजी या डेवलपमेंट फेज जो है वो यूज करते हैं, किसी भी टाइप की टेक्नोलॉजी में अपने आप की जो इन्वॉल्वमेंट है वो बताते हैं. ठीक है, द कंपनी इज नोन फॉर इट्स कटिंग एज टेक्नोलॉजी इन रिन्यूएबल एनर्जी. मीन्स कंपनी जो है कटिंग एज टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी यूज करती है. कटिंग एज का मतलब है एडवांस स्टेज के टेक्नोलॉजी को यूज किया जा रहा है. लाइक वी कैन से दैट कि देयर राइट नाउ जो डेवलपमेंट का फेज है बहुत ही आगे को बढ़ रहा है. ठीक है, सो हम इस फेज में हैं कि हम इस टाइम पे किस तरीके की टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं. कटिंग एज मीन्स एट द एडवांस्ड लेवल. ठीक है, सो दैट इज योर कटिंग एज. Taking up the next one. Okay, next one is draw a line in the sand. Yes, draw a line in the sand. ठीक है ना, सैंड में आपको पता है एक लाइन को ड्रॉ करना. दैट मीन्स टू सेट अ डेफिनेट लिमिट ऑन व्हाट वन विल टॉलरेट और एक्सेप्ट. ठीक है, एक लिमिट सेट कर देना कि हाँ इतनी लिमिट है, मेरी तो इतनी लिमिट है कि मैं इतना ही पढ़ सकती हूँ. ठीक है ना, आप इस तरीके से बोल सकते हैं, या मेरी तो इतनी लिमिट है कि आप इतना ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, या किसी भी चीज़ में किसी भी एस्पेक्ट में एक लिमिट को सेट कर देना कि जितना आप टॉलरेट कर पाए या जितना आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाए. ठीक है ना,
लेट्स हैव अ लुक, द मैनेजर ड्रू अ लाइन इन द सैंड। प्लीज ध्यान रखिए कि यहाँ पर ईडियम यूज किया गया है। बच्चे जब सेंटेंस होता है, आपको सेंटेंस का एग्जामिनर डिमांड करता है, प्लीज ध्यान रखना उसका मीनिंग नहीं आपने डालना है, आपने ईडियम ही डालना है सेंटेंस में, ठीक है ना। तो मैनेजर ड्रू अ लाइन इन द सैंड स्टेटिंग दैट एनी फर्दर डिले वुड नॉट बी एक्सेप्टेड। मीन्स एनी सॉर्ट ऑफ कंडीशन इज देयर, एक डेडलाइन जो है वो सेट कर दी गई, लिमिट सेट कर दी गई कि आपने 2 दिन तक जो है वो प्रोजेक्ट फिनिश करना है। तो एक जो है आपको डेडलाइन दे दी गई, एक लिमिट जो है लाइन वो दे दी गई है। तो इस तरीके से ईडियम को यूज किया गया है, दैट इज अ ड्रॉ अ लाइन इन द सैंड, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट वन, गो टू द एक्स्ट्रा माइल, ठीक है। गो टू द एक्स्ट्रा माइल, बच्चे ये कुछ ईडियम्स बहुत ही सिंपल भी हैं, आपको एग्जाम में इसी तरीके के जो ईडियम्स हैं वो पूछे जाते हैं। कुछ फ्रेजेस भी मैं आपको बताऊंगी, बिकॉज फ्रेजेस जो हैं क्या होता है बच्चे कि आयरॉनिकल मीनिंग जो है वो प्रोवाइड हो रहा होता है। अब आयरॉनिकल है, जैसे लिखा होता है बच्चे वैसे नहीं दिया जाता, आपको थोड़ा सा हटके इसके लिए सोचना पड़ेगा, अपना जो माइंड सेट है वो थोड़ा सा वाइडन अप करना पड़ेगा, बिकॉज वोकैबुलरी तो है नहीं कि इसको पार्ट ऑफ स्पीच में डाल के आप उसका मीनिंग जो है वो फाइंड आउट कर ले। इसको थोड़ा सा जो सोच विचार है ईडियम्स और फ्रेजेस का एनलार्ज करके ही लेना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल एज द वर्ड गिवन वैसा नहीं लिया जाएगा, ठीक है। इस चीज का जरूर ध्यान रखना। गो टू द एक्स्ट्रा माइल मीन्स टू डू मोर देन व्हाट इज एक्सपेक्टेड, मीन्स कुछ एक्स्ट्रा करना, जितना तुमसे एक्सपेक्ट किया गया उससे ज्यादा ही कुछ करना, मतलब जितना आप कर सकते हो, आपकी लिमिट से अगर आप कुछ ज्यादा कर लेते हो, दैट इज टू गो टू द एक्स्ट्रा माइल, ठीक है। शी ऑलवेज गो टू द एक्स्ट्रा माइल टू एंश्योर द कस्टमर सेटिस्फैक्शन, मीन्स शी कैन सेटिस्फाई द कस्टमर इन अ वेरी नॉर्मल वे, बट शी इज डूइंग समथिंग दैट की जो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन लेवल है वो उसको भी ऊपर एनहांस करता है। आप किसी भी मैटर में, किसी भी काम को अपनी लिमिट से ऊपर को एक्सटेंड करते हो, दैट मीन्स यू आर गोइंग टू द एक्स्ट्रा माइल, ठीक है। सो दैट इज योर ईडियम। ओके, नेक्स्ट वन, ओके, इन द डोलड्रम, ठीक है। ये प्लीज थोड़ा ध्यान रखना, ये भी पूछा गया था। इन द डोलड्रम्स, ठीक है। इन द डोलड्रम्स का मतलब होता है स्टेग्नेशन टाइप की एक्टिविटी, इनएक्टिविटी जो है बताते हैं, इनएक्टिव हो, ठीक है। यू आर नॉट एक्टिव, जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं कि यार अभी तुम एक्टिव जो हो, सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हो, तो हो सकता है कुछ टाइम बाद आप बिल्कुल ही अपना जो एक्टिविटी है बिल्कुल ही बंद कर देते हो, ठीक है। सो यू आर जस्ट नॉट पुटिंग एनी ऑफ द रील्स और एनी ऑफ द ऑन इंस्टाग्राम, सो दैट मे ऑल्सो गो लाइक कि अभी कुछ टाइम से आप क्या हो चुके हो, इनएक्टिव हो चुके हो, स्टेग्नेशन पोजीशन पर आ चुके हो, रुक चुके हो, ठीक है ना। तो स्पेशली इकोनॉमी के साथ हम इस चीज को ज्वाइन कर सकते हैं। द इकोनॉमी हैज बीन इन द डोलड्रम फॉर सेवरल मंथ्स, मींस जो इकोनॉमी है बच्चे वो क्या हो चुकी है, इनएक्टिव हो चुकी है, बहुत ही स्टेगनेंट चल रही है, ना कुछ ऊपर चल रहा है ना कुछ नीचे चल रहा है, एक सिंपल एक लाइन जो है वो फॉलो की जा रही है, दैट इज अ डोलड्रम। एंड यू आर ऑलरेडी नोइंग इट, डोलड्रम जो है एक जोग्राफिकल वर्ड है, दैट इज अ डोलड्रम, बट जिसे हम काम बेल्ट भी बोलते हैं, तो यहाँ पर डोलड्रम का मतलब कामनेस भी बोला जा सकता है, काम, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप मीनिंग ले सकते हैं। देखो मीनिंग तो हम कहीं से भी किस तरीके से रिलेट करें, बट ईडियम में हम उसको किस तरीके से लेते हैं बच्चे, वो ज्यादा जो है वो मैटर करता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज, ये वाला ईडियम आपको पूछा गया है पेपर्स में, ध्यान रखना है इसका। कीप योर नोज टू द ग्रिंडस्टोन, ठीक है। कीप योर नोज टू द ग्रिंडस्टोन, जिसका मतलब होता है टू वर्क हार्ड एंड कॉन्टिन्यूसली, कॉन्टिन्यूसली बहुत अच्छे से मेहनत करना, वर्क हार्ड करना, दैट इज कीप योर नोज टू द ग्रिंडस्टोन। अब यहाँ पर एज इट इज इसका टिपिकल मीनिंग नहीं लिया जाएगा जो कि सेंटेंस बता रहा है, यहाँ पर एग्जैक्टली बताया गया कि आपको मेहनत करनी है और किस तरीके से करनी है, लगातार करनी है, कॉन्टिन्यूसली करनी है, ठीक है। इफ यूर कीप योर नोज टू द ग्रिंडस्टोन यू विल फिनिश द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। अगर आप कॉन्टिन्यूसली और बहुत अच्छे से वर्कआउट करते हैं तो आप अपना प्रोजेक्ट कैसे खत्म करेंगे, टाइमली खत्म कर पाएंगे, वो भी बहुत अच्छे से, ठीक है। सो दैट इज योर ईडियम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वन, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, ठीक है। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट टू अचीव अ गोल। देखो कभी कभी कुछ ना कुछ ईडियम जो है वो नियर बाय मीनिंग दे रहे होते हैं बच्चे, नियर बाय, थोड़ा सा नियर बाय कनेक्टिविटी जरूर शो हो रही होती है, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से भी ले सकते हैं, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड मीनिंग टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट टू अचीव अ गोल, मीन्स हर एक चीज वो करना, हर एक पॉसिबल जो है फैक्टर को करना, सो दैट कि आप अपने गोल को क्या कर पाए, अचीव कर पाए। दिस स्पेशली गोज टू द स्टूडेंट्स,
students are doing their each and every possible effort so that they are going to clear their exams, ठीक है ना। तो इस तरीके से बोला जा सकता है leave no stone unturned means कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़ना, हर एक क्वेश्चन को पढ़ के जाना या हर एक जो एस्पेक्ट है आपके जो स्टडी मैटर में है उस चीज़ को गो थ्रू करना, बहुत अच्छे से पढ़ना सो दैट कि पेपर में अगर कुछ भी आ जाए तो आप उसको ईजिली क्या कर पाओ, हैंडल कर पाओ। सो दैट इज टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, ठीक है। द पुलिस हैव लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड इन देयर सर्च फॉर द मिसिंग पर्सन मीन्स बहुत अच्छे से मेहनत की है पुलिस ने, हर किस्म का मतलब हर किस्म की इन्वेस्टिगेशन की है या वॉट एवर दे हैव डन, सर्च पार्ट उन्होंने किया है सो दैट कि वो मिसिंग पर्सन को क्या कर पाए, ढूंढ पाए, ठीक है। तो इस तरीके से लीव नो स्टोन जो है वो लीव नो स्टोन अनटर्न जो ईडियम है वो यूज किया गया, ठीक है। ओके, आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट की तरफ। ओके, नेक्स्ट इज मूव हेवन एंड अर्थ, ठीक है। बच्चे थोड़ा सा अनवांटेड लग रहा है, कभी कभी क्या होता है कि कुछ ईडियम जो है वो समझ में आ जाते हैं जिस तरीके से वो दिए होते हैं, बट कभी कभी कोई ईडियम ना अनवांटेड ऐसी इस तरीके का वर्ड यूज कर लेता है जो हमारी समझ से ही बाहर होता है, ठीक है। होता है कभी कभी अनवांटेड ग्रामर वर्ड यूज किया जाता है, वोकैबुलरी इस तरीके से आ जाती है, अभी कोई रिलेशन जो है वो शो ही नहीं हो रहा होता। तो यहाँ पर भी इस तरीके से है कि मूव हेवन एंड अर्थ, ठीक है। मूव हेवन एंड अर्थ का मतलब है देखो सेम मीनिंग जाने वाला है जो ऊपर इडियम्स के साथ है, टू डू एवरीथिंग पॉसिबल टू अचीव समथिंग, ठीक है ना, टू डू एवरीथिंग पॉसिबल टू अचीव समथिंग। अब आप देख सकते हैं कि तीनों ही ईडियम जो है वो रिलेट हो रहे हैं, नॉट सो एग्जैक्टली 100% नहीं मैं बोल रही हूँ, बट कहीं ना कहीं तीनों ईडियम्स ही मीनिंग वाइज में क्या हो रहे हैं, रिलेट हो रहे हैं। इस तरीके से एग्जामिनर आपको पूछता है, ठीक है। अब कोई भी ईडियम डाल दिया जाएगा, आप थोड़ा उसका रिलेटेड मीनिंग जो है वो दे सकते हैं। तो बेस्ट वे है प्लीज मेक अ लिस्ट ऑफ योर ईडियम्स एंड फ्रेजेस एंड गो थ्रू द ईडियम्स एंड फ्रेजेस ऑन अ डेली बेसिस। और स्पेशली ईडियम्स एंड फ्रेजेस आपको कहाँ पर मिल सकते हैं, कोई नॉवल आप पढ़ सकते हैं, वहाँ पर आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस मिल सकते हैं, या कोई एक एडिटोरियल का ओपेड पेज है, वहाँ पर कभी कभी किसी चीज़ को कंट्राडिक्ट करने के लिए बच्चे कुछ इडियम्स का यूज़ किया जाता है, वहाँ पर आपको ये इडियम्स मिल सकते हैं, या यू कैन मेक अ सेपरेट लिस्ट फ्रॉम एनी ऑफ द बुक इटसेल्फ, ठीक है। ओके, सो टू डू एवरीथिंग पॉसिबल टू अचीव समथिंग मीन्स हर एक पॉसिबल पार्ट जो है वो करना कि यू हैव टू अचीव समथिंग। देखो सेम लग रहा है, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड भी इसी तरीके का मीनिंग बता रहा था, और कीप योर नोज टू द ग्राइंडस्टोन वो भी इसी तरीके का मीनिंग कन्वे कर रहा था, ठीक है। सेंटेंस, he moved heaven and earth to get the funding for the education project, yes, मतलब हर एक चीज़ जो है पॉसिबल पार्ट जो है वो कर लेना, बहुत अच्छे से वर्कआउट करना, चाहे कुछ भी हो जाए। he moved heaven and earth to get the funding for the education मीन्स उसने इतनी ज़्यादा मेहनत की है, हर एक पॉसिबल फैक्टर जो है उसने अप्लाई किया है सो दैट कि वो एजुकेशन प्रोजेक्ट के लिए क्या ले पाए, फंडिंग जो है उसको मिल पाए, ठीक है ना। सो दैट इज मूव्ड हेवन एंड अर्थ। और स्पेशल रेफरेंस गोज टू द स्टूडेंट्स कि स्टूडेंट्स आर जस्ट डूइंग ईच एंड एवरी पार्ट, मूविंग हेवन एंड अर्थ सो दैट दे आर गोइंग टू गेट देयर बेस्ट रिजल्ट्स, ठीक है ना। सो फॉर द स्टूडेंट्स ये जो ईडी में बहुत सुटेबल रहने वाला है। टेकिंग अप द नेक्स्ट वन, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। ओके, निप समथिंग इन द बड, ठीक है। निप समथिंग इन द बड, अगेन अ वेरी वर्ड जो है वो कोरिलेट नहीं हो रहा है। टू स्टॉप समथिंग बिफोर इट बिकम्स अ प्रॉब्लम, ठीक है, किसी चीज को पहले ही रोक देना अगर वो मतलब प्रॉब्लम बनने से पहले। सो निप समथिंग इन द बड, बड का आपको मतलब पता है, बड क्या होता है, दैट इज अ, जैसे यू कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ फ्लावर, एक छोटा सा फ्लावर होता है बच्चे, उसमें छोटा सा बड होता है, ठीक है ना। सो वो तो ब्लॉसम करेगा फ्लावर, बट यहाँ पर बड जो है वो एक तरीके से कोई प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो रही है, तो उसको वहीं पे रोक देना कि आगे वो कोई जो है वो प्रॉब्लम ना बन पाए। तो इस तरीके से इसको लिया गया है, टू स्टॉप समथिंग बिफोर इट बिकम्स अ प्रॉब्लम, शुरुआत में ही उसको जो है रोक दिया जाए इससे पहले कि वो कोई और प्रॉब्लम ना बन जाए। होता है कि जैसे कोई ग्रुप है, ग्रुप में आप लोग बातें कर रहे हैं, ठीक है ना, तो कभी कभी कोई है आपके ग्रुप में कोई ऐसी बात बोलने लगता है कि आपको पता है कि वो कुछ ऐसी बात बोल देगा, तो आप उसको उसी टाइम जो है वो रोक देते हैं कि सो दैट कि फर्दर कोई कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अराइज ना हो जाए, ठीक है ना। Okay, the government nipped the protest in the bud by addressing the people's concern early, ठीक है। सो वहीं पे जो है गवर्नमेंट ने क्या किया, अब गवर्नमेंट को पता है कि आगे कोई बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ना खड़ा हो जाए, कोई प्रोटेस्ट ना शुरू हो जाए, तो बेटर है कि इतना समझ होने के बाद पता लग चुका है कि अगर कुछ प्रोटेस्ट हुआ तो और बात जो है खराब हो सकती है, तो पहले ही जो है गवर्नमेंट क्या करेगी, लोगों से मिलकर जो है उस मैटर को रिजॉल्व करना पसंद करेगी। सो दैट इज टू निप समथिंग इन द बड, ठीक है।
ओके, नेक्स्ट वन, इन द हॉर्न्स ऑफ अ डिलेमा, ठीक है, इन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा का मतलब होता है फेस्ड विद टू इक्वली अनडिजायरेबल ऑप्शन। द थिंग इज, आपके पास दो ऑप्शन जो है वो गिवन होते हैं, यू आर इन अ डिलेमा कि यार व्हाट टू गो फॉर, ठीक है, आप इधर भी जाना चाहेंगे उधर भी जाना चाहेंगे। सपोज हो सकता है कि आपको बहुत अच्छी सी जॉब अपॉर्चुनिटी मिली है, आपकी दोनों जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी हैं, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स आप अपने आप लेके बैठे हैं, ठीक है। प्रोज एंड कॉन्स का मतलब होता है टू कंसिडर ऑल फैक्ट्स, ये भी ईडियम है, प्लीज ध्यान रखना, प्रोज एंड कॉन्स भी बच्चे ईडियम्स है, ठीक है। प्रोज एंड कॉन्स मीन्स टू कंसिडर ऑल फैक्ट्स, ठीक है। अब आप दोनों के जो मैटर्स है बहुत अच्छे से लेके बैठे हैं, प्रोज एंड कॉन्स आपको पता लग चुके हैं, एवरीथिंग इज देयर, बट स्टिल जो है आप एक जो चूजन पार्ट है वो नहीं कर पा रहे, मीन्स यू आर इन अ स्टक बिटवीन अ टू इक्वली बैलेंस्ड सिचुएशन, या किसी तरीके भी अपॉर्चुनिटी बोला जा सकता है। शी फाउंड हरसेल्फ ऑन द हॉर्न्स ऑफ अ डिलेमा, अनश्योर वेदर टू स्टे इन अ जॉब और टू स्टार्ट हर ओन बिजनेस। अब खुद की जॉब शुरू, खुद का बिजनेस शुरू करे कि वही जो जॉब है वो कंटिन्यू करे। सो दैट इज अ इन बिटवीन सिचुएशन, दोनों ही बेनिफिशियल हैं, दोनों के प्लस एंड माइनस पॉइंट्स हैं, बट स्टिल यू आर नॉट बीन एबल टू डिसाइड व्हाट टू गो ऑन, ठीक है। दैट इज टू बी इन अ डिलेमा। ओके, टेकिंग अप द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट इज पास द बक, ठीक है। पास द बक का मतलब होता है टू शिफ्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू समवन एल्स, मीन्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को दे देना, ठीक है ना। अब आपको कोई काम बोला गया बट आपने क्या किया, आगे इस काम को आगे किसी को प्रेजेंट कर दिया कि यार मैं नहीं कर सकता, तुम कर लो, ठीक है ना। सो दैट इज टू पास द रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंस्टेड ऑफ टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फेलियर, द मैनेजर पास द बक टू हिज टीम, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल सी बात है कि दैट रिस्पॉन्सिबल पार्ट जो है वो किसी और के ऊपर डाल देना, ठीक है। नाउ द अगर टीम फेलियर हुआ है तो टीम लीडर ही जो है इस चीज़ का जो है मेन कल्प्रिट जो है वो बनता है, मेन जो है वो मेन आंसरेबल है वही बनता है, बट सारा ब्लेम किस पे चला गया, टीम पे चला गया। तो दिस काइंड ऑफ थिंग इज टू पास द बक, टू शिफ्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू समवन एल्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट क्या है। Okay, taking up the next one. Okay, pour oil on troubled water, ये शायद आप लोगों ने सुना होगा या नहीं भी हो सकता है, बट बहुत ही कॉमनली यूज्ड है टू काम डाउन अ डिफिकल्ट और टेंस सिचुएशन। अब यहाँ पर वो वाली बात नहीं है कि जले पे नमक छिड़कना, वो वाली बात नहीं है, यहाँ पर उस चीज़ को कामनेस के फॉर्म में लिया गया है कि पोर ऑयल ऑन अ ट्रबल्ड वाटर, ठीक है। ट्रबल्ड वाटर है, उस पर अगर हम ऑयल डाल दें, आपको पता होगा बॉइल्ड वाटर जो है या एक एनी सॉर्ट ऑफ जो पानी है, जो अनवांटेड सिचुएशन है, ये बहुत ही ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स में जा रहा है, अगर उसके ऊपर ऑयल डाल दिया जाता है ना बच्चे, तो वो सेटल होना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से लिया गया है कि टू काम डाउन अ डिफिकल्ट और अ टेंस सिचुएशन, सेंटेंस है द मेडिटेटर पोर्ड ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर बाय सजेस्टिंग अ कॉम्प्रोमाइज दैट बोथ पार्टीज शुड एक्सेप्ट, ठीक है। अनवांटेडली एक किसी भी इशू को राइज करने से अच्छा है कि उस इशू को क्या कर दिया जाए, सेटल डाउन किया जाए, ठीक है। सो दैट इज टू ट्रबल्ड वाटर को क्या करना, शांत करना, ठीक है। ओके, मीनिंग्स बहुत सिंपल है, बहुत इजीली जो है वो समझ में आ सकते हैं। पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज, यस दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज मीन्स टू सपोर्ट द वर्ड विद एक्शन और एविडेंस, टू अपने ही वर्ड्स पे टिके रहना, ठीक है। जो चीज़ बोली है टू सपोर्ट योर वर्ड्स विद एक्शन और एविडेंस, मीन जो आपने बात बोली है, जो आपने बात प्रेजेंट की है, उस पर ही स्टैंड रखना, ठीक है। ये नहीं कि आपने आज बोल दिया, बाद में कोई बात आ जाती है, फिर आप उस चीज़ को टर्न अप करते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। सो पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज, ठीक है। He talks a lot about helping the poor, but it's time for him to put his money where his mouth is. वो बहुत बोलता है कि यार मैं अपने अब लोगों की जो पुअर है उनकी जो है वो हेल्प करता है या किसी की भी हेल्प करता है, बट ये अब टाइम है कि उसको अपनी ये बात पे क्या रहना पड़ेगा, स्टैंड रहना पड़ेगा। होते हैं ना कोई कोई लोग जो बात बोलते हैं उस बात पे वो स्टैंड नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये तो उनके लिए अगेंस्ट हो जाएगा ये वाला इडियम, बट ये उनके लिए है कि जो बात उन्होंने बोली उसी पे अपने आप को स्टैंड रखना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट सेज शूट योरसेल्फ इन द फुट, yes, shoot yourself in the foot to harm your own interest through a foolish action। ये हमने पहले भी किया था ये वाला इडियम, तो यहाँ पर भी आएगा कि जैसे कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिली है उसी को अपने डिसीजन के कारण जो है उसको गो ऑन कर देना, वो भी था। और एक ये भी है दैट शूट योरसेल्फ इन द फुट, अपने ही पैरों पे क्या करना, कुल्हाड़ी मारना, ठीक है। ये हिंदी इडियम है, इसको इंग्लिश में लेंगे। बाय रिफ्यूजिंग टू नेगोशिएट द यूनियन लीडर्स मे हैव शॉट देमसेल्फ इन द फुट,
मीन्स उन्होंने नेगोशिएशन को क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया और उन्होंने अपने ही पैरों पे क्या कर दिया, कुल्हाड़ी मारी। मीन्स अपना नुकसान अपने आप ही कर दिया। ठीक है, ऑब्वियस है कोई अपना नुकसान करेगा नहीं, बट होता है कि कभी कभी हम अपना नुकसान खुद ही कर बैठते हैं और इस तरीके से हम किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से लिया गया ये वाला इडियम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, इन द वेक ऑफ। ठीक है, इन द वेक ऑफ जिसका मीनिंग है एज अ रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग समथिंग, किसी चीज का रिजल्ट जो है वो आप सोच के बैठे हैं, तो दैट इज द इन द वेक ऑफ। ठीक है, इन द वेक ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस सेवरल कंपनीज वेंट बैंकक्रप्ट। ठीक है, मींस किसी चीज का जो है रिजल्ट आने वाला है बट अभी नहीं आया है, तो एज अ पार्ट है उस तरीके से इसको लिया गया कि इन द वेक ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस सेवरल कंपनीज वेंट बैंकक्रप्ट, मींस सम सॉर्ट ऑफ दैट इज फॉलोइंग देम, कोई चीज जो है वो आगे उनको क्या कर रही है, फॉलो कर रही है। किसी भी फॉर्म में फॉलो कर सकती है बच्चे, रिजल्ट के फॉर्म में कर सकती है, आउटकम के फॉर्म में कर सकती है। ठीक है, दैट इज इन अ वेक ऑफ। नेक्स्ट इज अ फार क्राई फ्रॉम। यस, इस चीज को ध्यान रखना, अ फार क्राई फ्रॉम, अ वेरी डिफरेंट फ्रॉम। ठीक है, किसी चीज से बिल्कुल ही अलग होना। अ न्यू प्लान इज अ फार क्राई फ्रॉम व्हाट वी इनिशियली प्रपोज्ड, मींस दूर दूर तक जो हमने सोचा वैसा नहीं हुआ। ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना। हो सकता है कि यू आर प्लानिंग टू गो समवेयर, आप कहीं पर प्लान कर रहे हो, ट्रिप प्लान कर रहे हो, आपने सोच विचार जो ऐसे रखा कि यहाँ पर ये रहेगा, वहां पर ऐसे होगा, वैसा होगा, और व्हेन यू जस्ट एंटर, ठीक है, यू आर जस्ट इन अ पोजिशन की जो सोचा गया था वैसा नहीं हुआ। ठीक है, तो दैट इज अ फार क्राई फ्रॉम, दैट इज अ वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑफ एनीथिंग। ठीक है, सो न्यू प्लान वॉज अ फार क्राई फ्रॉम व्हाट वी इनिशियली प्रपोज्ड, हमने जो सोचा, जो इनिशियली प्रपोज किया, वो जो प्लान था वो उससे बहुत ही कोसों दूर था। मीन्स ऐसा कुछ भी नहीं था जो हमने प्रपोज किया। ठीक है, सो दैट इज अ फार क्राई फ्रॉम। ओके, टेकिंग अप द नेक्स्ट वन। ठीक है, इन लाइट ऑफ, ठीक है, इन लाइट ऑफ दैट इज कंसिडरिंग और कंसिडरिंग समथिंग और बिकॉज ऑफ समथिंग, किसी चीज के कारण। ठीक है, इन लाइट ऑफ मीन्स किसी चीज के कारण या किसी को जो है वो एक जरिया या एक रीजन जस्टिफाई करवाना कि यार इसी के कारण वो चीज हुई है, इन द लाइट ऑफ। ठीक है, सो इन द लाइट ऑफ द रिसेंट इवेंट्स वी हैव डिसाइडेड टू पोस्टपोन द मीटिंग। ठीक है ना, सो दैट इज किसी चीज को कंसिडर में डालना या किसी चीज का रीजन जस्टिफाई करना। अब यहाँ पर रीजन जस्टिफाई क्या हुआ कि कुछ रिसेंट इवेंट्स के कारण, अभी बिकॉज ऑफ सम ऑफ द रिसेंट इवेंट, तो हमने क्या डिसाइड किया कि इस मीटिंग को क्या कर दिया जाए, पोस्टपोन कर दिया जाए। हो सकता है कि जैसे बहुत तेज बारिश हो रही है, तो इन द लाइट ऑफ द currently raining weather या stormy weather, we have just postponed the meeting या we have just postponed the trip. ठीक है, that is in the light of किसी चीज का concerned part जो है, considering part, reason part जो है वो justify करना। ठीक है, so that was the in the light of। आगे चलते हैं। ओके, इन द इंटरेस्ट ऑफ, देखो अब कुछ ईडियम्स हैं जो सेम उसमें जाने वाले हैं, जैसे इन द लाइट ऑफ था, अब ये आता है इन द इंटरेस्ट ऑफ। इसका मीनिंग होता है फॉर द सेक ऑफ समथिंग या टू बेनिफिट और टू प्रोटेक्ट समथिंग, किसी चीज के लिए बोलना या किसी चीज को प्रोटेक्ट करना या किसी चीज से बेनिफिट लेना, दैट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ। ठीक है, बहुत ही कॉमन ईडियम है बट बहुत अच्छे से बच्चे स्टेटमेंट वेरिएशन में डालना है, बिकॉज एग्जामिनर आपसे यही जो है वो चाहता है कि आप एक स्टेटमेंट को, किसी भी इडियम को, वोकैबुलरी को किस तरीके से सेंटेंस में पुट अप कर रहे हैं। वो आपका राइटिंग स्किल्स भी तो देखना चाहता है। अब ऐसे है तो है नहीं कि एक इडियम दे दिया और सिंपली आप उसको, मीनिंग सबको पता लग जाते हैं बच्चे, मीनिंग इडियम्स एंड फ्रेजेस डिफिकल्ट नहीं होते। मेन पार्ट जो है वो रहता है सेंटेंस में डालना, पुट अप करना, विद प्रॉपर मीनिंग कन्वे करना। ठीक है ना, सो इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक सेफ्टी द इवेंट वॉज कैंसल्ड। ठीक है, हो सकता है कि आपको कोई ऐसा इवेंट जो है गवर्नमेंट जो है वो करवाना चाहती है, बट उसको लग रहा है कि ये वाला जो इवेंट है कहीं ना कहीं पब्लिक को नुकसान ना पहुंचे या पब्लिक के हित में ना हो। ठीक है, तो ये इवेंट को क्या कर दिया गया, कैंसिल कर दिया। अब ये देखो, ये वाला इवेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ या इन द लाइट ऑफ जो था वो दोनों सेम थे। ठीक है, बट थोड़ा सा वेरिएशन कहाँ पर चेंज हुआ, उसके मीनिंग पार्ट में। ठीक है, वहां पर भी इसी तरीके से मीनिंग आ रहा था, यहाँ पर भी है, बट इसका यूसेज पार्ट किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं वो ज्यादा मैटर करता है। ठीक है ना, ओके, नेक्स्ट वन। ओके, नेक्स्ट इज एट्स ऑड्स विद। ठीक है,
एट ऑड्स विद, ठीक है ना, इन कॉन्फ्लिक्ट और डिसएग्रीमेंट विद समथिंग, किसी चीज से डिसएग्री होना, ठीक है। हिज एक्शन वर एट ऑड्स विद द कंपनीज पॉलिसी, उसके जो भी एक्शन है वो एक तरीके से क्या होते हैं, डिसएग्रीमेंट शो कर रहे हैं कि ही इज नॉट बीन एबल टू एक्सेप्ट दैट थिंग, ठीक है, वो करना ही नहीं चाहता है, और वो किसके अगेंस्ट हो रहा है, कंपनीज की पॉलिसीज के अगेंस्ट जाना, ठीक है। हो सकता है कि आप भी कुछ ऐसा काम करते हैं जो आपके हित में नहीं है, या आपके पेरेंट्स जो है वो नहीं चाहते कि आप कुछ आप ऐसा काम करो, बट स्टिल यू आर डूइंग इट, दैट इज यू आर एट ऑड्स, ठीक है ना। ओके, टेकिंग अप द नेक्स्ट वन, बाय वर्च्यू ऑफ, ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ का मतलब होता है बिकॉज ऑफ या ड्यू टू समथिंग। अब देखो सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस, इतने सारे इडियम्स डिस्कस किए हैं बच्चे, बहुत सारे इडियम्स के मीनिंग सेम ही जा रहे हैं, बट सेम जरूर जा रहे हैं, बट किस तरीके से आप सेंटेंस में पुट अप करते हैं वो ज्यादा मैटर करेगा। बिकॉज ऑफ कारण या ड्यू टू समथिंग, उसके कारण जो है वो ऐसा हुआ, इन द बाय द वर्च्यू ऑफ, ही वॉज प्रमोटेड बाय द वर्च्यू ऑफ हिज हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन, ठीक है। मीन्स बिकॉज ऑफ एक रीजन है कि उसके हार्ड वर्क और उसके डेडिकेशन के कारण उसको क्या कर दिया गया, प्रमोट करवा दिया गया, किसमें, प्रमोशन मिल गई उसको कंपनी में, सो दैट इज द बाय द वर्च्यू ऑफ। तो मे बी इस तरीके से जो है वो यूज किए जा सकते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। अब एक चीज है यहाँ पर बताने के लिए बच्चे, आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग। ओके, एक चीज होती है बच्चे की कॉन्सेप्ट है कि कभी भी देखना कि कभी भी इडियम्स में लाइक वर्ड या रीजन वर्ड जो है वो नहीं लगाया जाता। रीजन एक पर्टिकुलर वर्ड बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है, लाइक वर्ड नहीं लगाया जाएगा, रीजन वर्ड जो है इडियम्स एंड फ्रेजेस कभी नहीं लेता। अगर वो इडियम्स फ्रेज जो है वर्ड जो है लाइक या रीजन ले लेगा बच्चे, तो प्लीज इतना ध्यान रखना वो आपको वो इडियम नहीं कहलाएगा। इडियम्स आयरॉनिकल होते हैं, अगर इडियम लाइक के फॉर्म में अगर कोई लिख दिया जाता है दैट मीन्स वो आपका इडियम नहीं है, या तो वो ग्रामर डिटेक्शन में आया है, आपको ये पूछा गया है, मैं इसलिए बता रही हूँ बिकॉज ये स्टेटमेंट आपको पूछी गई है पेपर्स में। आई जस्ट गिव यू द स्टेटमेंट। अब देखो यहाँ पर क्या है, ए ट्रेन लाइक कैट्स एंड डॉग्स, ठीक है, यहाँ पर समझने के लिए मतलब क्या होता है कि बारिश ऐसे हुई जैसे कैट्स एंड डॉग जो है वो लड़ते हैं, बोलने के लिए तो यही स्टेटमेंट का मीनिंग निकलेगा, बट द कंडीशन इज कि अगर स्टेटमेंट लाइक बता देती है तो बच्चे वो ईडियम नहीं रह जाता, अगर स्टेटमेंट रीजन वर्ड यूज कर देती है वो ईडियम नहीं रह जाता है। तो ईडियम में इतना जरूर ध्यान रखना, ये ग्रामेटिकली भी आ सकता है, तभी मैंने आपको ये बात बतानी है कि द थिंग इज ये वाला जो वर्ड है लाइक वर्ड बच्चे यूज नहीं किया जा सकता है, आप इसको यूज नहीं कर सकते। अगर आप इसको यूज करेंगे तो आपका ये जो ईडियम है वो ईडियम ही नहीं कहलाएगा, वो एक सिंपल स्टेटमेंट कहलाएगा। तो यहाँ पर क्या रहने वाला है कि आपको ये जो लाइक वर्ड है बच्चे हटाना पड़ेगा, जो कि डिमांडेड था ग्रामेटिकली, ग्रामर के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो इट रेन कैट्स एंड डॉग, बारिश ऐसे हुई जैसे कैट्स एंड डॉग जो है वो क्या करते हैं, फाइट करते हैं, मीन बहुत ही तूफानी बारिश हुई, ठीक है। बट वो तो हिंदी में हमने एज अ मीनिंग लिया है, बट लाइक वर्ड जो है स्टेटमेंट इंग्लिश जो है वो नहीं लेगी। प्लीज इस चीज का ध्यान रखना, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट था, बिकॉज मैक्सिमम बच्चे जो है इडियम्स और फ्रेजेस को लाइक या रीजन वर्ड के साथ कोरिलेट कर बैठते हैं, उसका मीनिंग जरूर आ सकता है बच्चे, बट एक प्रिंसिपल इडियम में लाइक या रीजन वर्ड नहीं आएगा, ठीक है ना, इस चीज का जरूर ध्यान रखना। आगे चलते हैं। ओके, in the tandem with meaning, ठीक है, सॉरी in the tandem that means alongside or the same time or something else, ठीक है, सेम साइड के बारे में बात हो रही है, किसी चीज के अलग से जो है वो बात की गई है। The government is working in tandem with environmental groups to develop the new policy, means गवर्नमेंट जो है वो साइड बाय साइड जो है environmental groups के साथ भी जो है वो काम करती है। होता है कभी कभी कि हम एक काम कर रहे हैं तो दूसरा जो है काम उसको भी हम स्टार्ट कर देते हैं, सो दैट इज इन टेंडम विद, ठीक है, साथ साथ में दो काम जो है वो स्टार्टअप करना। नेक्स्ट वन है इन द रिलीम ऑफ, ठीक है, इन द रिलीम ऑफ दैट इज विद इन द एरिया और स्कोप ऑफ समथिंग। अब देखो ये वाली इडियम जो है वो मैच करने वाले हैं, विद इन द एरिया और स्कोप ऑफ समथिंग, अपने एरिया के इन बिटवीन बात हो रही है या किसी चीज का स्कोप है, किसी चीज का बहुत ही इंपॉर्टेंस है, उसके अकॉर्डिंग देखना। दैट इज दीज डिस्कवरीज फॉल इनटू द रिलीम ऑफ क्वांटम फिजिक्स, ठीक है। सो कुछ ऐसी डिस्कवरीज हैं वो किस एरिया में जो है वो सराउंड करती हैं, दैट इज इन द क्वांटम ऑफ फिजिक्स, ठीक है। हम ये भी बोल सकते हैं कि इन द रिलीम ऑफ यू हैव टू कंडक्ट दिस टाइप ऑफ पेपर, मीन्स विद इन द लिमिट, एक लिमिट जब सेट कर दी जाती है, सपोज आपको बोला गया कि यार 250 में आप एक 250 तक ही वर्ड्स में जो है
है एक पैराग्राफ लिखिए, ठीक है। सो आपको एक लिमिट जो है वो बता दी गई है, दैट इज विद इन दैट सराउंडिंग एरिया ओनली, या बच्चों को बोला जाता है कि विद इन द सराउंडिंग एरिया, आप यहीं पे खेल सकते हैं। तो इस सेंस में भी जो है स्टेटमेंट को लिया जा सकता है, दैट इज द विद इन द रिलीम ऑफ या स्कोप ऑफ समथिंग या विद इन द एरिया, ठीक है। ओके, टेकिंग अप द नेक्स्ट वन, अंडर द स्पेशियस, ठीक है, दैट इज विद द सपोर्ट या बैकिंग और प्रोटेक्शन ऑफ, ठीक है। विद इन द सपोर्ट, सपोर्ट के साथ आप कर रहे हैं, विद द सपोर्ट के साथ कर रहे हैं, बैकिंग है कि आपके पीछे सपोर्ट है बहुत अच्छे से, या आप किसी चीज को प्रोटेक्शन मोड में जो है वो लेते हैं। द प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च्ड अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ द यूनाइटेड नेशन, मीन्स प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से लॉन्च किया गया, बट अंडर द गाइडेंस या अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। बच्चे अब आप देख सकते हैं कि काफ़ी जो इडियम्स हैं वो बहुत ही नियर बाय मीनिंग जो है वो कन्वे कर रहे हैं, दैट दिस इज द रीजन आई हैव टेकन द वर्ड, कुछ इन के साथ लिए थे, कुछ अंडर के साथ लिए थे, बहुत ही रिलेटेड इडियम्स लिए थे, बिकॉज पेपर में इसी तरीके के इडियम भी पूछे जाते हैं, बहुत ही नियर बाय मीनिंग जो है वो पूछा जाता है, और आपको हर एक इडियम का सिर्फ मीनिंग पता होना चाहिए, बिकॉज सेंटेंस वेरिएशन तो आप बना सकते हैं बहुत ईजिली, मीनिंग मस्ट जो है फर्स्ट फ्रेज में मीनिंग की डिमांड जो है वो बहुत अच्छे से रखी जाती है, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं क्या है नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज दैट इज बाय एंड लार्ज। बाय एंड लार्ज का मतलब है जनरली और फॉर द मोस्ट पार्ट। जनरली जब बात कर दी जाती है, जनरली जो है आप किसी चीज को कंसिडर करते हैं, किसी चीज को मानते हैं, ठीक है। सो दैट इज बाय एंड लार्ज। बाय लार्ज द मीटिंग वॉज सक्सेस, मीन्स कंप्लीटली बोलो, कंप्लीटली बोल सकते हैं कि यार जो भी कुछ हुआ, वॉट एवर द वॉज डिस्कशन गोइंग ऑन, गोइंग अंडर द मीटिंग सस्पेक्ट बोल सकते हैं, या वॉट एवर द डिस्कशन इज गोइंग ऑन दैट वॉज अ सक्सेस, मीन्स जिस तरीके का भी जो है वो पार्ट आपने प्रेजेंट किया, जिस तरीके का भी जो है कंक्लूजन प्रेजेंट किया, बट वो क्या निकला, एज अ सक्सेस पार्ट में निकला, ठीक है। दैट वॉज जनरली और फॉर द मोस्ट पार्ट में बोला जा सकता है। ओके, नेक्स्ट वन, फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस, ठीक है। फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस का मतलब है प्रैक्टिकल टर्म में एसेंशियली, प्रैक्टिकली उस चीज को आपने क्या करना है, एज अ नेसेसरी पार्ट में जो है वो लेना है। फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस द टू पॉलिसीज आर आइडेंटिकल, ठीक है। अगर किसी भी तरीके से सोचे, जो दोनों पॉलिसीज है वो क्या है, आइडेंटिकल हैं, मीन्स इन प्रैक्टिकल टर्म में बात करें, देखो एक दोनों चीज़ होती है ना, एक तो एक्चुअली में सोच रख लेना कि यार इस तरीके से वो चीज़ हुई है, बट एग्जैक्टली वो चीज़ गवर्नमेंट पॉलिसी बना देती है, बट प्रैक्टिकली जब उसको रन किया जाता है वो किस तरीके से अपना जो है वो प्रेजेंट करती है, किस तरीके का उसका जो मेन व्यू रहता है, ठीक है, पब्लिक के ऊपर कैसा रहता है, या एक्चुअल ग्राउंडिंग में वो पॉलिसी जो है एज अ मेरिट में मानी जाएगी या डीमेरिट में मानी जाएगी, हम उसको क्या बोलते हैं, that is being called as for all intents and purposes, that is in a practical term, जो कि बहुत ज़रूरत भी है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन इज अ वेरी सिंपल वन, नॉट सो डिफिकल्ट, इवन एवरीवन इज नोइंग इट, ठीक है। इन अ नटशेल, इन अ नटशेल का मतलब है ब्रीफ में कर देना, कंसाइज फॉर्म में, इम्पैक्ट फॉर्म में, प्रेसी फॉर्म में जो है वो बता देना, दैट इन अ नटशेल द प्रोजेक्ट फेल ड्यू टू पुअर प्लानिंग, ठीक है। अगर एक एक पॉइंट्स नहीं निकालते हुए, किसी में खामियां ना निकालते हुए सीधी सी बात बोल दिया जाए कि यार ये तो सिर्फ इसके कारण हुआ है, एक नटशेल जो है कंक्लूजन जब प्रोवाइड कर दी जाती है तो एक ब्रीफ एस्पेक्ट जो है वो दिया गया, दैट इज इन अ नटशेल, नॉट इन अ लॉन्ग स्टोरी। कोई चीज़ जो है वो लॉन्ग में नहीं जाती है, नटशेल में ही खत्म कर दी जाती है। आप 3 घंटे की मूवी नटशेल में 10 मिनट में, 2 मिनट में बता सकते हैं, तो वो नटशेल बात होती है, ठीक है। सो दैट वाज योर इडियम्स एंड फ्रेजेस जो बच्चे आज डिस्कस किए गए, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट रहेगा आपका डिस्कशन का, वो रहेगा राइटिंग स्किल्स पे। राइटिंग स्किल्स आपको जैसे पेपर्स में जो है लेटर आता है, आपको एसेज आते हैं, तो उन बेसिस पे राइटिंग स्किल्स पे जो है अब नेक्स्ट प्रेजेंटेशन जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।